बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रिदा जफ़र घुम्मन एंड यू आर वॉचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। उम्मीद करती हूँ और दुआ भी यही है कि आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से हैं और खुश हैं। थोड़े से परेशान आप होंगे बदला चेहरा देखकर, क्योंकि यहाँ पे आज अना नहीं है। तो परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अना अपने किसी निजी काम की वजह से आज नहीं आ पाई और आपको बाखबर रखना हालात हाजरा से बहुत ज़रूरी है और ये जिम्मेदारी आज दी गई है जी मुझे। और उम्मीद करती हूँ एंड आई एम श्योर कि आपका और मेरा ये जो साथ है ये बहुत अच्छा रहेगा आज, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है, उस पर डिस्कशन होने वाली है, जिसके लिए हमारे साथ हमारा सीनियर रिपोर्टर्स का पैनल है। लेटर इन द शो विल हैव सम इंटरेस्टिंग गेस्ट विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी और मुझे भी। विदाउट एनी फर्दर अडू अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपनी आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। तो जो सबसे पहले जी हमारी आज की टॉप स्टोरी है वो है कि CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, वन व्हीलिंग करने वाले अब अंदर जाएंगे। और नेक्स्ट टॉप स्टोरी इज के लाहौर की जो पहली टूरिज्म शाहराह है वाघा हेरिटेज कॉरिडोर, इसकी तामीर जी मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फुटेज एक्स पर शेयर कर दी है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का भी ऐलान कर दिया गया है और प्रोग्राम के अगले मरहले के लिए पोर्टल खुल चुका है। आखिरी जो हमारी स्टोरी होगी जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार है, ये मसला हल नहीं हो पा रहा है और शहरी जो हैं वो सरकारी नेफ़नामे पर चीनी को तरस रहे हैं, लेकिन इस हवाले से कुछ किया नहीं जा रहा है। तो ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज, इनको डिस्कस करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ है शाहिद सिप्रा और इमरान यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। खुश हैं आप देख के बदला चेहरा? नाराजी हैं? गाली कोई नहीं। इस पे ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि एक दिन के लिए मैं आई हूँ तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बड़ी अरसे बाद आप होस्ट कर रही हैं तो खुशी तो होगी, और आप लोगों के साथ कर रही हूँ तो फिर और ज़्यादा खुशी हो रही है। तो जी ये मसले तो हमारे झूमते तू हैं शहर के और न्यूज़ भी हमारी काइंड ऑफ सेम होती है, लेकिन एक नया रुख इख्तियार कर लेती है। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और वन व्हीलिंग करने वाले अब अंदर जाएंगे। ये एक फैसला कर लिया गया है और उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत हैं जारी की गई हैं। तो शायद सिर्फ पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये पहले भी हो चुका है कि हिदायत जारी की जाती हैं, लेकिन उस पर जो अमल दरामद है क्यों इतना मुश्किल हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आपका वन व्हीलिंग का ज़्यादा टाइम है ना वो रात 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है और उसमें जो शाहराएँ ज़्यादा शहर की इस्तेमाल होती हैं उसमें आपका मुगलपुरा फ्लाईओवर है, कैनाल रोड है और रिंग रोड। अगर उनको कहीं से स्पेस मिल जाए तो वो इवन रिंग रोड पर भी ये लोग मंचले जिनको हम नाम देते हैं, वैसे तो नौजवान नस्ल है हमारी, यंगस्टर्स जो हैं 15 साल से 20-25 साल के टीनेजर्स होते हैं ज़्यादा इसमें ये ज़्यादा उनको होता है। और फिर उसके साथ सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं जिसमें टिकटॉक और दीगर शामिल हैं, इन पर इनकी वीडियोस चढ़ाना, बिल्कुल। फिर फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं किसी और तरफ चली जाती हैं। फिर ग्रुप्स, फिर उसके बाद उनके नाम रखे जाते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, फिर उसने किस तरह की व्हीलिंग की, फिर इलाके में एक बंदे का नाम बन जाता है। ये जब चीज़ें बढ़ती बढ़ती फिर वो एक जराइम की तरफ भी लोग कदम रखना शुरू कर देते हैं। तो इसको अभी तक कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सका। उसकी एक ही वजह है कि हम लोग ना उस तरह पेट्रोलिंग पुलिस करती है, ना उस तरह इसको संजीदा लेकर काम और करती है। अगर पकड़े भी जाते हैं ये टीमें तो कानून ही नहीं, छोड़ दिया जाता है बाद में। कानून ही नहीं है उस तरह के आप उसको सजा दे सकें। देखे ना, एक बंदा अपनी जिंदगी को खुद दाव पर लगा रहा है। जिसने वन व्हीलिंग करनी है उसको पता है अगर खुदा न खासा वो गिर जाए या उसकी बाइक जो है उसको कोई नुकसान हो जाए तो उसने गिरना है तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है ये उसको उस वक्त तो नहीं फील हो रहा था, लेकिन देखने वाले क्योंकि वो एज भी एक जो, क्योंकि हमने कहा है कि टीन एजर ज्यादा होते हैं, तो टीन एजर में एज भी ऐसी है कि जोशो खरोश एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा होता है बच्चों का, कोई जीने मरने की परवाह नहीं होती इन बच्चों को और वो बस निकल जाते हैं रात के टाइम। और माँ बाप का भी थोड़ी गलती है कि वो ध्यान नहीं दे पाते। हम लोग हमेशा जिक्र करते आए हैं कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। और अच्छा, फिर ये जो बाइक्स बनी होती हैं ये एक स्पेशल होती हैं, इसके जो मड गार्ड हैं वो उतारे होते हैं, उसके बाद जो नंबर प्लेट है उसको छोटा किया होता है ताकि उसको जब लिफ्ट करें तो वो ज़मीन से न टकराएं। बाकी चीज़ें उसको चेंज की जाती हैं, करने के बाद बनाई जाती है। अब सवाल ये है कि वालिदैन का आपने जिक्र किया, जिस घर में वो बाइक खड़ी है और इस तरह की बाइक बनी हुई है, लेके क्यों देते हैं बच्चों को? नहीं, लेकर देने पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब ये तो आप ना कहें कि आप छोटे छोटे बच्चे हैं शायद भाई, बिल्कुल छोटे छोटे, लाइक कह सकते हैं आप 7-8 साल के जिनके पाँव जमीन पे नहीं लग रहे होते हैं, वो भी मैंने देखे हैं कि 10-12 साल का बच्चा
वो बाइक लेके निकला होता फिर है। ऐसा कानून बना दें कि आप पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व हाँ। कर लें। जब पेरेंट्स को पकड़ें, हाँ, जिनके जब बच्चे पकड़े पेरेंट्स जाएं, को आप पेरेंट्स को पकड़ साथ के पकड़ा और जाए। उनको आप सलाखों के पीछे भेजेंगे बिल्कुल। तो शायद Seriously लेंगे इस सीरियस मामले को। लोग लेना शुरू कर दें। अदरवाइज ये वन व्हीलिंग और इस तरह के करतब दिखाना, अब 14 अगस्त आ रही है ना, हम लोग सारे कह रहे हैं कि भारत से हमने जंग जीती है, इसको शायान शान तरीके से और बढ़ चढ़ कर मनाना है। आप देखिएगा ऐसी वाजियां न बनानी है या सिलसिलेंसर उतार लेना ये है कोई नया ही हमारा रिवाज निकल आया, हाँ, बाजों वाला। बाजों ये वाला। बैन होने चाहिए सबसे पहले। मैं वही कह रहा हूँ कि हमने इसको बैन अब किस तरह कर सकते हैं आप? इसकी खरीदो फरोख्त ही बैन हो जानी नहीं, ये चाहिए। कैसे होता है? फिर मनाएंगे कैसे? बनाए बच्चे झंडियां, जैसे हम बचपन में मनाते थे, नहीं, झंडियां वो लगाते थे, आप झंडे दिए बचपन और और अब कपड़े। आप चेंज हो गया और वक्त देखें ना, वो एक बात बहुत मशहूर हुई थी कि करारदाद पाकिस्तान जो है उसके 14 निकात जो है बड़े गौर से हमने पढ़े हैं, लेकिन उसमें कहीं बाजे का जिक्र नहीं। और ये एक लेकिन नया बाजा जो है वो हर स्यापा 14 कह लें। अगस्त पे तोबा, अभी भी आप यकीन जाने किसी गली मोहल्ले में, मैं उर्दू बाजार की बात नहीं कर रहा, मैं शाह आलमी की बात नहीं कर रहा, किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं जहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, झंडियां लगी हैं, सबसे ज्यादा बाजे लगे वहां हैं। पर बाजे जो हैं वो और जनाब साइज डिफरेंट भी लगे हैं, साइजेस के उन्होंने जो है इतने वहां बड़े पर बड़े मौजूद बाजे आ गए हैं। और हैरानी है कि क्यों इसकी खरीदो फरोख्त पे कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, क्योंकि देखें ये थोड़ा सा सीरियस मसला भी है कि ये नहीं होता कि घरों में कुछ बुजुर्ग भी होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं, ये बच्चों ने तो करने की आज़ादी मनानी है, खुशियाँ मनानी है। बच्चे जो है ना, आप ये तो शायद सिप्रा साहब को भी पता होगा, आपको भी पता होगा कि बच्चों को जिस चीज़ से रोका जाए ना, बच्चों के अंदर एक चीज़ होती है कि उन्होंने वो चीज़ करनी ज़रूर है कि हमें रोका क्यों जा रहा है। तो स्पेशली इन चीज़ों की आप बात कर रही हैं, तो ये चीज़ें बैन नहीं हो सकती, ना ही बंद की जा सकती, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे बेचारे। और शुक्र करें कि अब वो हालात उस किस्म के नहीं रहे। पहले 14 अगस्त पे आप यकीन जाने ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब म्यूज़िक सिस्टम जो है वो लगा के वहाँ डांस और रक्स, और इंडियन गानों पे रक्स जो है वो करते थे। ये इस चीज़ में काफ़ी हद तक कमी जो है वो नज़र आई है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम, ये जो कल इजलास हुआ है CCPO साहब की ज़ेर सदारत, इसको मैं कोई नई चीज़ जो है वो नहीं कह सकता। ये एक फॉलो अप इजलास हो सकता है, या 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से इजलास जो है वो हो सकता है, चूँकि हवाई फायरिंग करना, उसकी तशहीर और वन व्हीलिंग, ये तो पहले ही जुर्म है और कई सज़ाएं जो है वो हो चुकी हैं। कई पर्चे जो है वो हम देखते आए हैं कि पुलिस जो है वो प्रेसेज जारी करती है सॉरी, उसमें बताया जाता है कि इतने वन व्हीलर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, इतने हवाई फायरिंग वाले जो है जो सोशल मीडिया पर तशहीद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो की गई हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये आती है, नो डाउट हवाई फायरिंग और उसकी तशहीर में काफ़ी हद तक कमी वाक़ हुई है, लेकिन वन व्हीलिंग जिस तरह शायद सिप्रा साहब ने बात किया, इस पर बाकायदा तौर पर ये जो टाइम है ये यही है, रात 1-2 बजे के बाद शुरू होते हैं लड़के, रेसें होती हैं और सुबह फजर तक जो है वो चलता है, और इस पे बाकायदा शर्तें जो है वो लगती हैं, जुआ जो है वो खेला जाता है। दूसरी बात जो आपने की है कि इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा सकता, देखें वन व्हीलर जो है हमेशा ज़्यादातर एक तो स्पेसिफिक रोड्स हैं, स्पेशली हम बात करें रिंग रोड के साइड एरियाज़ हैं, रिंग रोड के साइड एरियाज़ हैं जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे रेसेस जो है वो लगती हैं। रिंग रोड के साइड एरियाज़ हैं, उसके साथ बरकी हडियाला चले जाएँ, वहाँ पे रेसेस जो हैं वो लगती हैं। DHA के कुछ एरियाज़ हैं, फेज़ 10 फेज़ 9 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो होती हैं। अच्छा, यहाँ पर तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो एक वन व्हीलर है जब वो ये देखता है कि रोड उसको खाली मिली है, वो कहीं भी कर सकता है, वट एवर वो इचरा हो, फिरोजपुर रोड हो, कैनाल रोड, जिस तरह आप बात करेंगे वो कहीं भी कर सकता है। इस पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस कितना कंट्रोल कर सकेगी। नाके लगाती है पुलिस, जब नाके लगाती है, ये रिसेंटली पिछला पूरा हफ्ता पुलिस ने जो है वो कैनाल रोड पे नाके लगाए हुए हैं, आप यकीन जाने इतना ट्रैफिक रश रहा है। यहाँ मैं बात करूंगा इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। वालदैन मैं अगर अपनी मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को कि मैं FSC और ग्रेजुएशन के अयाम में मैं करता रहा हूँ, ठीक है। और हम क्या करते थे, जिस तरह शायद सिप्रा ने कहा कि इसके लिए स्पेशल बाइक होती है, वो तैयार की जाती है। क्या घर वालों को नहीं पता कि हमारे बच्चे के पास कैसी बाइक है? हम क्या करते थे, हम अपनी बाइक जो है वो एक्सचेंज करते थे दोस्तों के साथ कि यार ये बाइक हमारी तुम रखो, हम घर लेके जा रहे हैं, घर हम तुम्हारी बाइक लेके जाएंगे। जब हमारे घर पता चला तो हमारे वालिदैन ने डांटा और ऑब्वियसली पिटाई भी की। तो फिर हमें समझाया कि देखो इससे सिर्फ आप तो अपनी जिंदगी से खेल रहे हो, इसके साथ साथ आप और लोगों की जान जो है उसको भी खतरे में डाल रहे हो, और इस तरह होता है। किरदार तो आपने बता दिया। यहाँ पे मैं कहूंगी कानून साजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चालान है मैं कहती हूँ कि ये भी अभी कम है, और ज्यादा हैवी चालान करने चाहिए। जब मुसीबत पड़ती है ना लोगों पे, तब जब यहाँ पे रूल सख्त किए जाते हैं तभी लोग पाबंदी करते हैं। 75% जो शहरी थे वो हेलमेट यूज नहीं करते थे, बल्कि 75% क्या शायद सिप्रा साहब 80-90% लोग जो है हेलमेट यूज नहीं करते। निगरान दौर में हेलमेट की पाबंदी लागू करवाने के लिए क्या किए गए, चालान जो है वो बढ़ा दिए गए।
हेलमेट जो और है आजकल धड़ाधड़ चलान भी किए हेलमेट जा जो है रहे वो हैं। 1000-1500 रुपए का एक नॉर्मल हेलमेट आ जाता है, लेकिन जब आपने चालान 2000 कर दिया, लोगों ने कहा भाई हमने चालान जो भुगतना है Exactly. तो हम 1500-2000 का हेलमेट ले लेते हैं बिल्कुल। ताकि चालान से बच जाए। इसी तरह जब तक आप जुर्माने जो है नहीं उनकी बढ़ाएंगे। ज्यादा नहीं करेंगे तब तक ये लोग जो है वो बाज नहीं आएंगे। लेकिन बात वही है ना कि शहरी जब आप जुर्मानों की बात करते हो तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई अभी आप आदत कानून नहीं की है ना खिलाफ वर्जी ना हमें। करें हमारी ना, आप mentality क्यों अभी कानून तोड़ते हैं? Exactly. आप क्यों अगर आप बाहर के आप मुल्कों जेल से जाना अपने- गवारा करते हैं, हाँ। आप जनाब कानून पे अमल दरामद जो है वो करना गवारा नहीं करेंगे। बिल्कुल। शायद आपसे बात करना चाहूंगी कि जैसे बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कि बहुत हैवी चालान किए जाते हैं, तो वहाँ पे आप नहीं देखते हो ये ट्रैफिक वायलेशंस जिस तरह से यहाँ पे होती हैं, क्योंकि अभी हमारी आवाम को उस तरह से आदत नहीं हुई है। और अगर चालान बढ़ाने की बात कर जाओ तो इल्जाम आयद किया जाता है कि ये हमारी जेबों से पैसे निकालने की कोशिश की जा रही है, धड़ाधड़ चालान किए जा रहे हैं, आवाम भी की खासे बात परेशान कर रही नजर आ रहे हैं हैं। आप। शायद सिफरा साहब आप बताएं, मोटरवे पे आ जाए, मोटरवे पे लोग जाते ही सीधे नहीं हो जाते, हाँ। लाइन लेन की पाबंदी ऐसे करना है जैसे यूरोप में गाड़ी चला रहे हैं। शायद सिफरा साहब हाँ। देखिए बात यह है कि आपने बैरून ममालिक का जिक्र किया है, वहाँ जाकर हम जैसे लोग भी सीधे हो जाते हैं। वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग जो है ना, हम उसको भी बड़ा गौर से देखते हैं कि हमने यहाँ से क्रॉस करना है। वहाँ जाके उनके कानून है और उसके कानून पर अमल दरामद का बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो टिकट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है कि हम लोग वहाँ जो हमारे होस्ट होते हैं, मेज़बान होते हैं, अगर वो कहीं गाड़ी पार्क कर रहे हैं, कहीं लाइन पर टायर भी आ गया तो वो कहते हैं कि नहीं लाइन पर टायर नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर में जब हम वापस आएंगे तो टिकट लगवागा हमारा। बिल्कुल। और वो जो टिकट का खौफ है ना, जो आप चालान का जिक्र कर रही हैं, बेसिकली वो चालान है आपका कि आपके घर आना है, फिर आपने उसको वो पे डीप करना रूटेड है। है ना, वहाँ पे पुराना हो चुका है, दे हाँ जी। नो कि हमारे साथ क्या होने वाला है। क्या यहाँ पे होने भी वाला वो हमें आदत नहीं हुई है। ज़्यादा नहीं, यहाँ भी इसी तरह करें, आप हैवी चालान की तरफ लेके जाएं। लेकिन मेरा इसमें एक और भी मसला है, जब इन्होंने जिक्र किया निगरान सेटअप का, उससे पहले हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर आए थे इसके लिए, हेलमेट के लिए। उस वक्त 4-5 हज़ार की भी सजेशन थी, लेकिन असी नहीं पाया। हाँ। चल असी नहीं हेलमेट लाना, फिर भी जो मर्जी कर लो। आज भी देखें जगह जगह नाके लगे हुए हैं, आपको फिर भी कोई ना कोई लोग नजर आ जाते हैं जो हेलमेट के बगैर ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, हेलमेट बना सर के लिए, लोगों ने बाजुओं पे चढ़ाए हुए हैं, मुझे आज तक ये नहीं या समझ टैंकी आई। पे रखे या हैं। टैंकी पे रखे या पीछे हुए वाले को पकड़ा है। या पीछे वाले को पकड़ाए हुए हैं। ये देखें बेसिकली वही बात आ जाती है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी का पहले मुजाहिरा नहीं करते। हम कौम की हैसियत से अगर ये सोचना शुरू कर दें कि रियासत पाकिस्तान या गवर्नमेंट जो है वो आपके फ़ायदे की ये बात कर रही है कि आप हेलमेट पहने, उनको कोई शौक नहीं है कि वो चलान आपका करें। ये किसी की तहरीर मैंने पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि ये इतने अरब का बजट जो अब रखा गया कि इसको रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा चलान की सूरत अवाम की में, जेबों से हमने तो भाई आप मुतहिद हो जाएं, आप वायलेशन ही ना करें। वायलेशन नहीं करेंगे तो कहाँ टारगेट्स वो पूरे होंगे? नहीं। ये जो नाके लगे हुए हैं, जहाँ जगह जगह ट्रैफिक जाम होता है, हर जगह पे मुख्तलिफ मकाम आपके मेन शाहराहों पे, वहाँ क्या कर रहे होते हैं? आपकी बाइक्स वालों को ही रोक रहे हैं, उनको रोक के चलान किए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मुकम्मल तौर पर ये पाबंदी थोड़ी नहीं सी हुई। प्लानिंग की भी कमी है यहाँ पे, ये तो माननी पड़ेगी हमें शायद बात। और इमरान आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसा कि ये एक और बहुत बड़ा मसला जो कि मैं जब भी जाती हूँ फिरोजपुर रोड पे, क्योंकि मेरा घर उस तरफ है, मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं बाइकर लेन देखती हूँ, मेरा सर दुखने लग जाता है कि जिस तरह से उसकी खिलाफ वर्जी हो रही होती है, जिस तरह से गाड़ियां अंदर घुसी होती हैं, जिस तरह से रिक्शे भी उधर ही हैं, वहाँ पे हर किस्म की ट्रैफिक उधर है, और जो बाइकर्स हैं वो मेन रोड पे हैं। तो बिल्कुल, हालांकि खड़े हुए हैं वार्डन्स, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जब लोग वहाँ से गुजरेंगे, अब पूरी ट्रैफिक को तो आप रोक के वहाँ पे नहीं खड़ा कर सकते हो। उन्होंने हर्डल्स भी लगाई हुई हैं, तो इतना बड़ा मनसूबा शुरू किया गया, लेकिन फिर भी अब हालात ये हैं कि हादसात जो हैं वो हर आए दिन मामूल बन चुके हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, आप यकीन जाने मैं बात करता हूँ, हमारे ऑफिस ने हमारा एक बार हमें ऑफ़र किया एक टूर। हम सब रिपोर्टर्स जो हैं वो 6-7 रिपोर्टर गए यूरोप। मैं आपको बताता हूँ कि हम पेरिस से हम डिज्नीलैंड की तरफ हमारा सफ़र शुरू हुआ, तो आप यकीन जाने कि हमने उस रोड पे देखा कि 4 लेन रोड था। वो तमाम जो 4 लेन थी वो बिल्कुल बम्पर टू बम्पर कार्स थी। एक लेफ्ट साइड पे एक और 5वां रोड था जो कि बिल्कुल खाली था, उस पर एक गाड़ी भी नहीं थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरे साथ जो हमारे होस्ट थे, दोस्त थे, उन्हें मैंने कहा ये तमाम यहाँ तो रश है, ये लाइन आप क्यों नहीं यूज कर रहे? हालांकि उसके दरमियान कोई डाइवर्शन भी नहीं है, बिल्कुल रोड के ऊपर है, उसको क्यों नहीं आप यूज कर रहे? सिर्फ उस पे येलो कलर जो है उसकी एक पट्टी लगी हुई थी। उसने कहा कि ये सिर्फ इमरजेंसी लेन है, इस पे सिर्फ एम्बुलेंसेस गुजरेंगी, और यहाँ किसी को कोई इमरजेंसी है तो वो यहाँ पर गुजरेगी,
तो इसके अलावा कोई और गाड़ी जो है वो इस पर सफर नहीं कर सकती। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी एक तो कवानीन सख्त है, दूसरा ये, मैंने कहा अगर कोई यहाँ पर झूठ बोल दे कि जी मुझे इमरजेंसी है और ये वो, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर लोग जो है ना वो रियासत के साथ ताउन करते हैं, ठीक है, लोग ख्याल करते हैं। बात जो आप कर रही हैं बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए का मंसूबा जो है बाइकर लेन का मुतारिफ करवाया। वो किस लिए करवाया कि जो हादसात है उनमें कमी वाक़या हो, जो बाइकर जिग जैग करते रहते हैं, थर्ड लेन से वन में आते हैं, पहली से थर्ड में चले जाते हैं, बिल्कुल नुकसान होता है ना, वो अपनी एक साइड पे रहे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट वहाँ खड़ी होगी, जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो वार्डन्स खड़े हो गए, खुद एलडीए के अहलकार वहाँ खड़े हो गए। हमने खुद देखा कि वो इशारा करते रहे कि भाई ये बनाइए आपके लिए, ये यूज करें, ये आपके लिए बनाए। लेकिन लोग जो है बस, लोगों की मेंटेलिटी वही, शायद सिप्रा साहब ने ये कहा कि हम जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास हम लोगों को है ही नहीं कि भाई गवर्नमेंट ने ये जो रोड बनाया है ये आपके पैसे से बनाया है। गवर्नमेंट ने कोई एहसान नहीं किया, उसने आपके पैसों से रोड बना दिया, आपके लिए बनाया कि भाई यहाँ चलो, आपको कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं है, आपने टर्न लेना, वहां पर कट्स बने हुए हैं, आराम से चलाओ। लेकिन लोग जो है अभी भी लोग उसको यूज ही नहीं करते। लोग, अच्छा हम ये कहते हैं कि जी इनको जो है वो ट्रेन करने की जरूरत है, या मुख्तलिफ जो है वो क्लासेस करवाने की जरूरत है, या कोई आगाही फैलाने की जरूरत है। और भाई ऐसे काम हो चुके हैं, लोग फिर भी उस तरफ नहीं आते। पता नहीं हमारे शहरी जो हैं वो समझते हैं कि कवानीन को तोड़ना जो है हमारा हक है, कवानीन को तोड़ना, उनकी खिलाफ वर्जी करना हमारा हक है। जिस तरह शायद सिप्रा साहब ने बात की, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हमारे यहाँ रोड्स पर भी हैं, लेकिन हमारी गाड़ियां ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे खड़ी होती हैं। वो भाई आप एक फुट पीछे खड़े हो जाओगे, क्या मुसीबत आ जाएगी कि बस जी निकलना है, निकलना है। हैरानगी वाली बात है, जब रियासत कुछ भी कर ले, जब तक शहरी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे और रियासत के साथ ताउन नहीं करेंगे, कोई भी कानून आ जाए इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, और ना ही हमारी कौम फिर तरक्की कर सकेगी। ऐसा ही है। शायद ये आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एक तो ये रीजन हो गया कि अवाम में अवेयरनेस ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ये चकमा दे के निकल गए ना वार्डन को, हम बहुत शेर है, मतलब वो प्राउड फील करते हैं इस चीज को देखे कि देखो हमें नहीं देखा, हमने घुमा दिया उसको। तो ये जो मेंटेलिटी है, व्हाट डू यू थिंक, ये कैसे चेंज हो सकती है? देखिए ये प्रोजेक्ट, इसकी अगर हम लोग इसके आगाही की बात करें तो सोशल मीडिया को जितना इसका तनकीदी जायजा लिया गया, मेरे ख्याल में हर बंदे के मोबाइल में ये पहुंची थी जब ये बनी थी। उसके बाद जब इसका रंग उतरा था, उसके बाद तो फिर एक दोबारा किया गया। उस वक्त लोगों को पता चल गया कि ये लाइन जो बनाई गई है बुनियादी तौर पर किस लिए बनाई गई है। आज आप देखें कि जो लोग, आपने कहा कि एहसास नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम लोग जिस साइड से आते हैं, आप ये अंडरपास क्रॉस करें, लाल शहबाज नहीं, इसका क्या अंडरपास का नाम, गुलाब देवी के पास जो है, वो तो खैर कैवेलरी वाली साइड पे है। क्रॉस करें, क्रॉस करते साथ आपको नाका नजर आता है। नाके तक जो बाइक है वो आपको वो उस लेन में नजर आए, आगे पेट्रोल पंप से कट है, फिर बाहर। आप देखें रियासत का, इमरान जिक्र कर रहा था कि जब तक जिम्मेदारी का एहसास ना हो, आप किसी भी कानून पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। हो सकता है, लेकिन जब रियासत चाहे, रियासत के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। उसका एक हल क्या होगा कि कानून साजी इस तरह कर दी जाए कि लोगों को पता हो कि आज मेरी बाइक अगर जा रही है गलत, तो ये कल को सवारी मेरे पास नहीं होगी, और उसका एक दिन भी नहीं गुजरेगा उसका। अगर उसको हैवी चलान या भारी चलान कर दिया जाए, जिसको पता चले कि मेरे 2-3 दिन के जो पैसे हैं तनख्वाह के या जो भी मैं कमाता हूँ वो मेरे चलान की सूरत में चले जाएंगे, कोई भी नहीं करेगा। हमारे यहाँ सिर्फ अलमिया यही है कि हम लोग 300 का चलान 600 पर करते हैं, और हमारी पुलिस कॉल पे भी निकल जाते हैं, वो भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है जो कॉल करवाते हैं। देखें कॉज और ये सिफारशी कल्चर, ये तो हमारे हर जगह होता है, लेकिन हमारे यहाँ हिस्सा है उसको अब चलता है साथ में। लेकिन ये ई चलान आप देख लें कितने हो रहे हैं, इतना ई चलान हो रहा है कि आपकी समझ ही नहीं आती। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मेरा ई चलान की वो डिटेल निकलवाई मैंने, और उसमें एक ऐसा चलान था, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। मैं उसको नजर आ रहा है कि ये मेरी गाड़ी यहाँ पे है, लेकिन पता नहीं चल रहा वो कहाँ। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे तो नहीं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं थी वो। मैंने कहीं ऐसे गाड़ी लाहौर कॉलेज के सामने जो आपका यू टर्न है ना मस्जिद के पास, वो लेके तो फिर साथ में ना गली में वहाँ से आप लेफ्ट मुड़ जाते हैं। मेरा घर है वहाँ पे, मैं मुड़ता रहता हूँ। तो वो चलान आगे, तो वो मुझे आगे वो नजर आया गेट, मैंने कहा ये गेट ढूंढूं कहाँ पे है, जे रोड पे। मैंने ढूंढ लिया। अच्छा, अब आपका 100% गाड़ियां वहीं से गुजरती हैं सारी, यू टर्न लेते हैं, साथ में लेफ्ट गली है, शादमान की तरफ गुजर जाते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर मेरी गाड़ी का वहाँ चलान हुआ है तो फिर भी बहुत सारी गाड़ियों को चलान हुआ होगा। उसको आप रॉन्ग वे कंसीडर कर रहे हैं वो लोग।
तो इस तरह आप करेंगे। अब Awareness मैं भी तो नहीं, नहीं लोगों को गुजरूंगा, पता भी नहीं है कि हाँ, चलान हो क्यों चलान रहा है। हो रहा। अब मैं तो उस साइड से नहीं गुजरूंगा, मैं क्या करूंगा कि आप 100 मीटर आगे जाके यू टर्न ले लूंगा या किसी और जो कोई मुतबादिल रास्ता अख्तियार करूंगा कि मुझे इस गली में जाना है तो ये वाला यू टर्न मेरे लिए मुनासिब नहीं है, मैं यहाँ से नहीं लूँगा। इसलिए मेरे ख्याल में कानून साजी के साथ भारी जुर्माने जब होंगे तो फिर शायद सबसे पहले फिर अवेयरनेस शायद कोई आती है काम। जी, बिल्कुल ऐसा ही अवेयरनेस आती अवेयरनेस है। क्या देनी, आप टीवी चैनल मोबाइल पे हर चीज पड़ी है, लोगों को पता नहीं है अवेयरनेस, लेकिन उनको थोड़ी एजुकेशन देने की जरूरत है कि यहाँ पे जब आप किसी को लाइसेंस जारी कर रहे हो पता होना चाहिए, बाइकर्स के लाइसेंस होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए भी जो कानून साजी है वो सख्त होनी चाहिए और लोगों को खुद भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि अगर ये कानून बनाए जा रहे हैं, चालान हो रहे हैं तो हमारे लिए हो रहे हैं, हमारी सेफ्टी के लिए हो रहे हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। टॉप स्टोरी है होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से कि दूसरे मरहले का अब ऐलान किया गया और प्रोग्राम के अगले मरहले के लिए पोर्टल भी अब खुल चुका है। इमरान, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कितने ये जो इस तरह के मंसूबे होते हैं, व्हाट डू यू थिंक, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, मोटिवेटिंग होते हैं फॉर स्टूडेंट्स? अच्छा देखें रिदा, बात इस तरह है कि हमारे यहाँ पर जो यूथ है, स्पेशली स्टूडेंट्स की बात करूँ, जो पढ़ने वाले लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो बेचारे ठीक है, ऑब्वियसली अपने बेहतर मुस्तकबिली कोशिशें तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें एक उम्मीद होती है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारा सहारा बनेगी, हमारा बाजू बनेगी, ठीक है, और हमें जो है वो सपोर्ट करेगी। स्पेशली जब हम तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो हमें नौकरियों की तलाश में गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करेगी। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसे नौजवानों को जो है वो उनकी जो तालीम थी उसको पहचानते हुए उन्होंने क्या करना शुरू किया कि पहले लैपटॉप स्कीम जो है वो उनके लिए शुरू की। फिर गवर्नमेंट ने ये देखा कि ज़्यादातर जो होनहार तलबा तालिबात हैं उनको जो हर्डल्स हैं वो क्या है, वो ये हैं कि वो भारी भरकम फीसें जो हैं वो अपनी अदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, सरकारी जामियात में, उसके साथ कॉलेजेस में एक मेरिट होता है, उस मेरिट पर तमाम वहाँ 0.123% का जो है वो मेरिट जो है उसका फ़र्क जो है वो होता है। जो स्टूडेंट वहाँ पर नहीं पूरे आ सकते वो बेचारे प्राइवेट एडमिशन लेते हैं, लेकिन वो फिर प्राइवेटली भी अपनी फ़ीसें जो है वो अदा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने ये किया इस बार कि ठीक है, लैपटॉप स्कीम तो मुतारिफ़ करवा दी, उसके साथ उन्होंने एक और स्कीम मुतारिफ़ करवा दी कि वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप। उसमें उन्होंने क्या किया कि भाई अगर आप पहले तो ये ग्रेजुएशन तक जो है महदूद की गई कि आप जो है अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो तलबा तालिबात जो ज़हीन हैं और मुस्तहिक़ भी हैं, कि गवर्नमेंट जो है वो आपको सपोर्ट करेगी, आप अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप्लाई करें, आपको 1 रुपया भी जो है वो नहीं देना पड़ेगा। और सबसे ख़ास बात ये थी, ये सिर्फ सरकारी जामियात के लिए नहीं था, ये प्राइवेट जामियात के लिए भी था। कि अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन लेना है और आपके पास फीस पे करने के लिए पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो आपको स्कॉलरशिप जो है फराहम करेगी। इब्तदाई तौर पे ये 20,000 से शुरू हुआ, फिर 30 पे गया, फिर 40 पे गया, फिर 80,000, फिर ऐसे ही स्टूडेंट जो है बढ़ते गए। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, रखा गया? जी, इसका मेरिट भी बिल्कुल जो है वो रखा गया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये पंजाब से शुरू हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका दायरेकार पूरे पाकिस्तान में फैला दिया कि भाई केपीके का अगर कोई स्टूडेंट है वो पढ़ना चाहता है तो पंजाब गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी, बलोचिस्तान का कोई स्टूडेंट है वो पढ़ना चाहता है, गवर्नमेंट जो है वो उसकी हेल्प करेगी। इस तरह सिंध पूरे पाकिस्तान में ये स्कीम जो है वो शुरू की गई और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो इसका रहा। और तलबा तालिबात जो हैं, आप और मैक्सिमम इसमें आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है? देखिए, मैंने आपको वही बताया कि जितनी आपकी फीस है, सही, यूनिवर्सिटी की जाने से जो फीस वाउचर आएगा वो आपको तमाम तर फीस जो है वो गवर्नमेंट जो है वो देगी। पहले ये परसेंटेज रखी गई थी कि चले जी 60% जो है वो गवर्नमेंट देगी। कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपनी तरफ से ये कहा कि जी हम 60% देंगे, लेकिन जब स्टूडेंट ने वज़ीर आला पोर्टल पर ये कंप्लेन की तो गवर्नमेंट ने कहा हमने तो पूरे पैसे दिए हैं, फिर आप 40% रियायत जो है सिर्फ वो छोड़ रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो फिर वो 100% जो है वो करता गया। 100% फ्री तालीम है इसमें और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है स्पेशली यूथ के लिए। बिल्कुल, शायद आपसे भी इसी बारे में बात करना चाहूँगी। हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स? क्या कहते हैं आपके इस तरह के मंसूबे मजीद शुरू होने चाहिए? किस तरह से एजुकेशन, क्योंकि अगर हुकूमत ने दावा किया है कि हम एजुकेशन पे खर्च करने वाले हैं, हम उसको इन्हेंस करने वाले हैं, तो इस तरह के जो मंसूबे हैं उनके दावों पे वो पूरा उतर रही है? देखें, जब हम 5वीं में और 8वीं के बोर्ड्स हुआ करते थे और उस वक्त पेपर देते थे, ये उस वक्त भी था। आपको अगर याद नहीं है तो मुझे तो अच्छी तरह याद है
कि उस वक्त भी हमें बताया जाता था क्लासेस में कि आप अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लें, स्कॉलरशिप तो मिलती आप थी, वजीफा पर obviously, पढ़ेंगे, हाँ। किसी भी स्कूल में बहुत सारे पढ़ेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पहले 10 वजीफे का word use करते थे। ताकि उनको वो फील ना हो कि हम फीस नहीं देते, फीस है, उनका हाँ। रिकॉर्ड के लिए। रिकॉर्ड वो वजीफा मिलता था, और हाँ। वजीफा सिर्फ उस सूरत में आपको मिलता था जब अच्छे मार्क्स लिए और आपके तमाम अखराजात जो हैं वो गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रहती थी। ये पहले भी था। अब जैसे जैसे चीज़ों में जिद्दत आई, आगे बढ़ती गई चीज़ें, फिर आपने वो 5वीं 8वीं और उसके बाद 10वीं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते थे। आज भी इंपॉर्टेंट है कि 5वीं का बोर्ड के इम्तिहान, 8वीं का हैं कि पता नहीं ख़त्म हो गए, ये तो मुझे नहीं पता, 10वीं के, ये तमाम चीज़ें। अब क्या हुआ कि जिस तरह इमरान जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और आपने देखा भी होगा कि पोजीशन होल्डर्स आप देखें कि वो किन फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतवसत गरीब जो फैमिलीज हैं उनसे वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। वो जब अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, जब यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके अपने अखराजात हैं, जब कॉलेजेस में उन्होंने जाना है उनके अपने अखराजात हैं, सिर्फ रहने के नहीं है, आपके क़यामत आम के सिर्फ नहीं है, उसके साथ फीसिस, बुक्स, बाकी सारे बहुत इतना सारे वो कमाते नहीं है लेटर इन जिंदगी जितना आपकी डिग्रियों पे पैसे लग जाते हैं। उस ऐसे में अगर आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो ये कह दे कि आपकी फीसिस और आपके तमाम एक्सपेंस जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के वो आपकी गवर्नमेंट करेगी, बर्दाश्त करेगी, और आप बाकी चीज़ें कर लें, तो मेरे ख्याल में इससे तो अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आपने क्वेश्चन में जिक्र किया ये आगे होना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, ऐसे मंसूबों को आगे लाना चाहिए। आज जब हम बात करते हैं कि हमारे यूथ और बिलखसूस तलबा और तालबात गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि जब वो अपने डिग्रीज मुकम्मल कर लेते हैं तो उनको आगे जॉब नहीं मिलती, मुलाजमत में मौके नहीं है। अच्छा, फिर हम उससे पहले आ जाते हैं जब वो पढ़ रहे हैं, अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो जो तनकीद का आंसर है वो भी कम होगा, और बहुत सारे लोगों को इससे ऐसी फैसिलिटेशन मिलेगी कि जो बच्चे घर बैठ जाते हैं, सिर्फ अखराजात की वजह से नहीं पढ़ सकते, उनको पढ़ने के मौके मिलेंगे। मेरे ख्याल में ये सिर्फ आपके गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं, गवर्नमेंट अगर ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी ये कर रहे हैं, वहाँ भी अखराजात बर्दाश्त गवर्नमेंट करती है, तो इससे तो ऐसा इकदाम हो ही नहीं सकता, जिसको जितना अप्रिशिएट किया जाएगा। बिल्कुल, और इसी तरह के और भी मंसूबे होने चाहिए। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ द बेस, कि आपकी ये बेस होती है कोई भी कौम के बनने की, और अगर उसको आसान बनाया जा रहा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो इससे अच्छा और कोई चीज़ नहीं है। इसको यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए। मिठास की जो जी लोगों में काफ़ी कमी होगी है लाहौर के अंदर, ये क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। मिठास की बात हो रही थी कि शहर में उसकी कमी हुई है, मसला बन गया है, होना नहीं चाहिए। लाहौर में चीनी की किल्लत है जो कि बरकरार है, इतना पुराना इशू, इसको क्यों रिजॉल्व नहीं किया जा रहा, इस पर हम बात कर लेते हैं। और सरकारी जो निर्खनामा है उस पर शहरियों को चीनी दस्तयाब नहीं है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या मेन इश्यूज़ हैं, क्यों उसको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा, ये बात करेंगे हम। हमारे साथ शायद सिप्रा हैं, शायद आप बताइएगा पहले। देखें, इसमें सबसे मुहरकात जो सामने आए वो तो ये हुआ कि एक्सपोर्ट कर ली, फिर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद तलब और रसद में फ़र्क आ गया। जब वो फ़र्क आया तो उसकी वजह से हमेशा जब भी किसी चीज़ की कमी होती है, किल्लत पैदा होती है, तो माफियाज एक्टिव होते हैं। जब माफिया एक्टिव हो जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है? आम सारिफ को होता है। मैं और आप जब जाएंगे ख़रीदारी करने के लिए, नुकसान उनकी जेबों का होता है, बाकी ना गवर्नमेंट को कुछ होता है, ना जो शुगर मिल्स चलाने वाले लोग हैं ना उनको कुछ होता है। आज तक मुझे बताएं कि मैं एक ख़बर देख रहा था 80s की, उस वक्त यही खबर थी कि चीनी की किल्लत और शुगर माफिया पर काबू पाने का फैसला, उस वक्त मैं 1 साल का था 86 में एक साल का था मैं उस वक्त भी चीनी की किल्लत थी। आज मैं 40 साल तो हो गए, आज भी किल्लत ही है। ये मुकनी को नहीं मैंने लग रहा है। क्या वजह है इसकी? देखें, बहुत सारी जो माफिया एक्टिव होता है ना वो आपको नुकसान पहुंचाता है, और फिर आप इस तरह के इकदाम करके कि आपको काम कम करना पड़े, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, नफ़ा ज़्यादा हो जाए, तो ये इकदाम करके उसके बाद ये सारा कुछ होता है। मैं अभी ये 2-3 दिन पहले एक हमारे दोस्त आए हुए थे, चूँकि मैं आपके देही इलाके से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने गन्ना लगाया हुआ है तो उसके बाद क्या शुरू हुआ? कहते जी उसकी गन्ने की कीमत ही नहीं मुकर्रर हुई। मुझे बताएं कि गन्ना की फसल जब पता है कि आनी है और 1 साल उसने पालना है, पूरा साल की फसल है। बाकी तो कोई 90 डेज की है, कोई 60 डेज की है, बाकी फसलें छोटी हैं। गंदम 3 महीने की है, आपके धान चावल 3 महीने का, आपका गन्ना जो है वो पूरा साल 12 महीने आपने पालना है उसको। और 12 महीने पालने के बाद जो किसान है उसको आप कहें कि आपको कीमत ही नहीं मुख्तस हो रही,
और शुगर मिल्स जो है आपको कीमत ही ना बताएं कि किसकी किस नाअहलियत कीमत पर, फिर आपकी गवर्नमेंट की नहली है। देखें, एक तरफ आप कहते हैं हम किसानों को प्रमोट कर रहे हैं, आप कहते हैं आपका गन्ना यहाँ मौजूद है, पंजाब में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, गन्ना मौजूद होने के बावजूद चीनी की कीमतें आप उसको काबू नहीं कर पाते। अच्छा, फिर शुगर मिल्स भी अपनी है, आपके हर रोड पे शुगर मिल है, उसके बावजूद चीनी की किल्लत पर काबू ना पाना, चीनी की कीमत को कंट्रोल ना करना, फिर मेरे ख्याल में हुकूमत की इससे बड़ी नाकामी हो ही नहीं। हाँ बिल्कुल नाकामी है। इमरान, शुगर माफिया की बात हुई है तो क्या कहेंगे कि क्यों इस हवाले से कोई ठोस इकदामात जो हैं वो नहीं किए जाते हैं, किस चीज़ का डर है? अच्छा, मैं अभी मोबाइल पे जो है वो यही देख रहा था कि मैंने तकरीबन कोई 1.5 हफ्ता कबल फेसबुक पे एक पोस्ट जो है वो अपलोड की थी, जिस पे मैंने एक पिक्चर प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बयान जो है वो था कि जी शुगर माफिया के खिलाफ घेरा तंग और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। तो उस पर मैंने एक इबारत दी थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब का अपने पेटी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई का मैं फैसला। तो कहना नहीं चाह रही थी। तो मैंने मैं तो कहना चाहिए ना भाई, हम किस लिए बैठे हुए हैं? नहीं, मैं नहीं कहती भाई, हमने एक जब दिन के लिए आई हूँ, अभी मैं अपनी चुप ही रहूंगी। हमने जब प्रोग्राम शुरू किया था ना, शायद सिप्रा साहब ने भी एक बात कही थी, मैंने भी ये बात कही थी कि कभी भी रियासत के अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता। रियासत के अगेंस्ट कब कोई खड़ा हो सकता है? जब रियासत खुद चाहे। हाँ। अब आप ये देखें, शुगर का जिस तरह शायद सिप्रा साहब ने कहा कि ये 1 साल के थे जब से ये सुनते चले आ रहे हैं, या तब से ये इशू चला आ रहा है कि चीनी माफिया ये, चीनी माफिया वो, और इसी तरह हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन है, पता नहीं वो मंजिल जो है वो कब आएगी। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं तमाम सियासी जमातों की बात करता हूँ, इनके होते हुए तो ये मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आती। बहरहाल शुगर माफिया के हवाले से बात करें, देखें आपका शुगर माफिया कौन है? पॉलिसी मेकर ये, असम्बलियों में ये बैठे हुए हैं। अगर ये असम्बलियों में नहीं बैठे हुए तो इन्होंने लोगों को असम्बलियों में बिठाया हुआ है, तो इनके खिलाफ एक्शन कैसे होगा? नहीं हो सकता। किसान जो है ना, किसान, आप यकीन जाने, मैं ये लास्ट मंथ जो है वो एक गांव में गया, आप यकीन जाने लोग बैठे हुए थे, जब उन्होंने मुझसे बात की ना कि वो किसानों के मसाइल, वैसे ही मैं बात कर रहा था कि जी आप ये फसलें हैं ये वो, और ज़्यादातर मैंने ज़मीनें ऐसी देखी हैं कि वहाँ पर जो है सोसाइटियाँ काट के बना दी गई हैं। आप यकीन जाने वो लोग जिन्होंने सोसाइटियाँ बनाई वो रोना शुरू हो गए। वो कहते हैं हमने ये जो सोसाइटियाँ बनाई हैं ना, मुश्किल से तकलीफ है हमें। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ज़मीनें काटी हैं, हमारा खून था, हमारा सब कुछ था, हमारी माँ थी। क्यों हमने इस सोसाइटी में? क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो खुद चाहती है कि वो हमें दफना दे। किसान का इस्तेसाल हुआ, उसके बाद क्या हुआ? सबसे बड़ी बात शायद सिप्रा साहब ने बता दी कि एक बंदा 1 साल से फसल तैयार करता है, उसके बाद उसका रेट ही नहीं निकाला जाता। और होता क्या है, क्यों नहीं निकाला जाता? मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट करती क्या है। गवर्नमेंट जो है ना, सरकार, ये क्या करती है, ये जो माफिया होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो फैक्ट्रियों वाले होते हैं, इनको कहते हैं कि भाई तुम किसान से खुद डायरेक्ट बात कर लो, उस बेचारे से आधी कीमत में जो उठाना है वो उठा लो। गंदम के साथ भी यही हुआ है, मिली भगत से सारा कुछ चल रहा है। आपने ये नहीं देखा कि रिसेंटली, शायद सिप्रा साहब को भी पता है, रिसेंटली भिंडी जो है, जो हमारे यहाँ पर बाजार में 100 रुपए बिक रही है, 150 रुपए बिक रही है, गाँव में किसान से खरीदी कितने की जा रही है? 1 रुपया मन के हिसाब से खरीदी जा रही है। तो किसान ने क्या किया? तो उन्होंने अपने जानवरों को खिलानी शुरू कर दी। अपने जानवरों को खिलानी शुरू कर दी। क्या किया उन्होंने? अच्छा, सरकार ने क्या किया कि रेट मुकर्रर नहीं किए, फैक्ट्री मालकान ने जो है वो खरीद ली चीज़ें डायरेक्ट किसानों से, और जब किसान के पास चीज़ खत्म हो गई तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर सरकार ने रेट निकाल दिया। अब सरकार करती क्या है? ये जो आप बात कर रही है ना कि चीनी दस्तयाब नहीं है, सरकारी रेट पे मिल नहीं रही, अब सरकार जो मर्जी कर ले। जो ग्रां फरोश थे, जो ये माफिया था, उसने पैसा कमा लिया। सही। उसने क्या किया? उसने चीनी पहले स्टॉक कर ली, महंगे दामों उसने ब्लैक में बाजार में बेच दी, किसान से औने पौने दानों में खरीदी, गन्ना खरीदा, चीनी बनाई, ब्लैक में बेच दी। अब सरकार जो मर्जी कहती रहेगी जी हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब भाई चीनी कहीं रखी नहीं उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में जितनी, शायद सिप्रा साहब क्योंकि उस इलाके से बिलोंग करते हैं, इनको ज्यादा इस चीज का बेहतर पता होगा कि हमारा मुल्क इजनास से भरा पड़ा है। हम लोग क्या करते हैं, बेहतरीन इजनास जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जो बेचारी थकी हारी क्वालिटी होती है वो हम मार्केट में ले आते हैं। और फिर होता क्या है कि जब उसकी तलब होती है, हम क्या करते हैं कि हम बाहर से उसको महंगे दामों जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। जो चीज हमने सस्ते दामों एक्सपोर्ट की होती है उसको महंगे दामों। सॉरी यही हुआ है, लेकिन हमें ब्रेक पे जाना है, दोबारा से इसी पे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का।
वेलकम बैक जी। बात हो रही थी चीनी के हवाले से कि सरकारी निर्खनामे पर नहीं बेची जा रही है, हर चीज़ जो है वो हमारे शहर में ब्लैक में ही फरोख्त हो रही है, लेकिन फोर्सेज हैं वो धड़ाधड़ बनी जा रही हैं। एक मिनट आप दोनों के उस पर कमेंट्स दीजिएगा। मुझे मैं सिर्फ एक कमेंट देता हूँ, ये है कि भाई ये रिसेंटली पीरू फोर्स इन्होंने जो बनाई है ना, जो इंक्रोचमेंट के लिए बनाई है, आप यकीन जाने ये मून मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल में फुटेज पड़ी हुई है। वो क्या कर रहे हैं, वो दुकानों के अंदर से सामान जो है वो उठा रहे हैं और आगे थप्पड़ मार रहे हैं लोगों को। आपकी फोर्सेस ये काम कर रही है। देखें, फोर्सेस का हम लोग जिक्र करें, वीडियो सोशल मीडिया पे कुछ अब आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। ये जो आपने अभी ये जो तजावजात पे बनाई, इनका भी आ रहा है, अच्छी नहीं सुन रहे। वार्डन्स को किसी शहर में उन्होंने गाड़ी को लोगों ने घेर लिया, वो कहीं नाका लगा के उसका चलान कर रहे थे, उनको वहाँ से मतलब भागने पर मजबूर किया। तो जब इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होना शुरू होती है तो फिर मुश्किलात बढ़ती हैं। इतने जो करोड़ों अरबों लगाए जा रहे हैं फोर्सेस के ऊपर, तो वो और रवैये पे लाओ, तनख्वाहों पे लगाने की बजाय इनके रवैयों को, इनकी ट्रेनिंग करें, तरबियत करें, थाने आपको बताएं कि आपने किस तरह आज करना है। करोड़ों अरबों रुपए आपने थानों को बेहतर बनाने पे लगा दिया, तो अंदर तो वही लोग बैठे हुए हैं जो अल्लाह माफ करे, लोग उनको हैवान कहते हैं। एग्जैक्टली। आप जाते हैं कंप्लेन लिखवाने, वो आपको कहते हैं हाँ भाई भाई आए थे। ओ भाई हद हो गई, कोई तरीका है बात करने का। उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। हमारी जितनी भी फोर्सेस बन रही हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली भी एक इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिसने सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाना है, तो चीनी और इसके अलावा और बहुत सारी अशिया हैं, फल है, घी है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपनी मर्जी के इसी तरह ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं, लोग लेकर स्टॉक कर लेते हैं। भेजे ना ये जो यूनिफॉर्म और इनको बाइक्स दिए हैं, ये सुबह आप 3-4 बजे जाके वहाँ गला मंडी में और सब्जी मंडी में खड़े हों, इनको लग पता जाए, मैं कहता हूँ रिजाइन ना आ जाए तो फिर कहिएगा। ये हमारे यहाँ ये अलमिया के यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए यूनिफॉर्म की, लेकिन यूनिफॉर्म का नाजायज इस्तेमाल जब आप लोग करेंगे तो लोग खड़े हो जाएंगे। ट्रेनिंग की बहुत अशद जरूरत है, पैसा तो लगा दिया गया है, नो डाउट एफर्ट है हुकूमत की तरफ से, लेकिन उसको डीप रूटेड उसका जाने की जरूरत है, उनकी ट्रेनिंग करने की जरूरत है, ताकि वो जो जिस मकसद के लिए बनाई गई वो मकसद पूरा हो सके। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा एंड इमरान यूनुस आज हमारे साथ थे। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ गेस्ट होंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो स्टे ट्यून्ड विद अस।